ये वीडियो भी हमारा सॉल्ट का ही एक्सटेंडेड वीडियो पार्ट है। इसमें आप बेसिकली वर्नर थ्योरी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और एडिशनल सॉल्ट को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो सॉल्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें एसिडिक, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, यहाँ तक के नॉर्मल सॉल्ट हैं जो क्लास 10 तक के सिलेबस में आते हैं। अगला जो हमारा आज का जो टॉपिक इस वीडियो में है वो है हमारा एडिशनल सॉल्ट। एडिशनल सॉल्ट, ये चीज़ नाम से ही क्लियर हो जाता है कि एडिशनल यानी यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट को एक साथ मिलाया जाता है। तो जब इन सॉल्ट्स को आपस में हम डिज़ोल्व करते हैं एक्वस मीडियम में या फिर किसी अनदर मीडियम में भी ये काम होता है, सिर्फ एक्वस में नहीं। तो जब आप उनको डिज़ोल्व करते हो तो वो सॉल्ट अपने आयंस को सिर्फ एक्सचेंज नहीं करते हैं जैसा कि डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, वो और भी कई अलग अलग ढंग से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और उनके मिलने से एक स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। उस सॉल्ट की जो एनर्जी होती है वो बाकी पेरेंट्स के एनर्जी से कम होता है, इसके कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट को अगर आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद एक न्यू सॉल्ट का अगर फॉर्मेशन अगर हो रहा हो तो उसे हम एडिशनल सॉल्ट बोलते हैं। इट मीन्स एडिशनल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड ये मिक्सिंग फिजिकल मिक्सिंग नहीं होता है, ये केमिकल मिक्सिंग है। फिजिकल मिक्सिंग का मतलब हो गया कि जहाँ पे आप फिजिकली एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल रहे हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे केमिकल मिक्सिंग होता है। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस अपने केमिकल फार्मूला को चेंज करते हैं और एक नया सॉल्ट, स्टेबल सॉल्ट का वो फॉर्मेशन करते हैं। ये एडिशनल सॉल्ट एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 हॉल 3 को पोटासियम सल्फेट K2SO4 के साथ अगर एक्वस मीडियम में एक दूसरे के साथ अगर हम डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद अगर इनको रिक्रिस्टलाइज जब किया जाता है तो वैसे केस में ये तैयार करते हैं कुछ K2SO4 Al2SO4 हॉल 3.24H2O। तो जो ये हमारा सॉल्ट बनता है इनको हम बोलते हैं एडिशनल सॉल्ट। ये एडिशनल सॉल्ट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोला जाता है डबल सॉल्ट, जिसका कि ये एग्जांपल डबल सॉल्ट का बनेगा, और दूसरा हम जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के रूप में जैसे K4 FeCN हॉल 6, जो इस तरह के जो सॉल्ट होंगे, या फिर CO Cl3 6H2O, CO Cl3 5H2O से बेटर यहाँ पे हम लोग अमोनिया वाला पार्ट लेते हैं, NH3 हेक्सॉल में हम चले जाएंगे, हम 5NH3 की बात करते हैं। जो भी इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं ये सभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी कोऑर्डिनेट सॉल्ट कहलाते हैं, और इनका जो सिलेबस है हमारा क्लास 12 के कोऑर्डिनेट चैप्टर में मिलता है। मैं बेसिकली इन्हीं को आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कि ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली जो डबल सॉल्ट्स होते हैं इनको अगर हम एक्वस मीडियम में अगर डिसॉल्व किया जाए तो ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं। मीन्स ये अपने सारे आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, जिन आइडेंटिटीज से इनका फॉर्मेशन हुआ है, जिनको कि हमने बनाया हुआ है, तो ये अपने फुल आइडेंटिटी को लूज करेंगे। जैसे अगर आप इसको अगर मैं एक्वस मीडियम में अगर डालता हूँ आयोनाइज करने के लिए, तो ये क्या होगा कि ये आपको फिर से देगा 2K+ प्रोवाइड करेगा। आपके पास टोटल 2 एल्यूमिनियम के एटम हैं तो 2Al3+ आपको मिलेंगे, एंड 3 and 1 टोटल 4 हमारे पास सल्फेट आयन यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये 4SO4 डबल माइनस के रूप में ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, यानी ये कंप्लीट इसका डिसोसिएशन होगा। तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन अगर किसी एडिशनल सॉल्ट का अगर होता है तो उसे हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा अगर हमारा एडिशनल सॉल्ट बने, जैसे कि ये भी हमारे दो अलग अलग सॉल्ट को मिला करके ही हमने यहाँ पे एक सॉल्ट बनाया हुआ है, इनका भी फॉर्मेशन दो अलग अलग सॉल्ट को मिला के हुआ है, लेकिन ये अपने कंप्लीट आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं इसको अगर मैं एक्वस मीडियम में अगर मैं डिसॉल्व करता हूं तो ये मुझे देगा 4K+ एंड FeCN हॉल 6 4-।
तो यहाँ पर जो इनका जो फॉर्मेशन हुआ है ये एक्चुअली एक आयंस के रूप में मिल रहा है मुझे ये, लेकिन ये वाला पार्ट फर्दर आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है। और इस चीज को 18th सेंचुरी के आसपास में ही हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि कुछ एक ऐसे सॉल्ट्स हमारे पास हैं जिनके नेचर लिटिल बिट डबल सॉल्ट से अलग हैं, क्योंकि ये अलग अलग जब इनमें कंपोजिशंस ऐड होते हैं तो इनके कलर डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर आप 6NH3 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स का अलग कलर आपको मिलता है, इस कॉम्प्लेक्स का अलग कलर आपको मिलता है। हेक्सॉल के बारे में हमको पता था, पर्सियन ब्लू के बारे में हमको पता था, और उस समय इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। तो 18th सेंचुरी के जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था इनके ऊपर कि जो भी ये सॉल्ट्स होंगे, जो सिर्फ यही नहीं, जैसा कि हमने कहा है कि सॉल्ट इज वन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर लाइफ, तो हमारे जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मिलता है, जो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल मिलते हैं, ये भी इसी तरह के कॉम्प्लेक्स हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को 18th सेंचुरी में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया, और ये साइंटिस्ट ने उस समय बतलाया था कि ऐसे जो भी सॉल्ट होंगे इनके इम्पॉर्टेंट फीचर में एक फीचर होगा कि इनके सेंटर में एक पॉजिटिव एलिमेंट यानी कि एक मेटल होगा, यानी ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनका सेंट्रल पार्ट एक मेटल होगा और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। लेकिन वो जो सेंट्रल मेटल होगा वो हमारा अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होगा, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जो भी मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे वो एक कंप्लीट नेगेटिव ग्रुप के साथ जुड़कर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसा NaCl के केस में होगा, K2SO4 के केस में होगा, या फिर जो भी हमारे पास जो भी न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं जो कि बेसिक सॉल्ट्स हैं। तो इनमें एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है जिसको कि आप मेटल बोलते हैं, और दूसरा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिसको कि हम या तो नॉन मेटल बोलते हैं या फिर एक कंपाउंड रेडिकल होता है। कंपाउंड रेडिकल के भी बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। तो जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स एंड ये पॉजिटिव्स होंगे ये आपस में मिलेंगे और एक स्टेबल सॉल्ट बनाएंगे, तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो आयोनिक बॉन्डिंग होगा। लेकिन इनके बॉन्डिंग्स या फिर इनके नेचर को 18th सेंचुरी 1850 1860 तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। उसके बाद जो इनके ऊपर जो सबसे फंडामेंटल थ्योरी जिन्होंने दिया था उनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। तो अल्फ्रेड वर्नर ने ही सबसे पहले इनको वर्नर पोस्टुलेट्स के हेल्प से इन्होंने इसको सॉल्व किया। 18th सेंचुरी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो एक कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थे। ये रिएक्शंस हेक्सॉल से रिलेटेड थे, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स था हमारा। पहले सबसे ज़्यादा इस रिएक्शंस के ऊपर बहस होती थी कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में, जो कि एक नॉर्मल हेक्सॉल है, ये कोबाल्ट क्लोराइड, इसमें 6NH3 थी। ये पता तो नहीं था कि 6NH3 है, बट हम उसके कलर को रिकॉग्नाइज करते थे कि इस कंपाउंड का कलर येलो है। और जब येलो है तो वैसे केस में जब ये रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, तो वैसे केस में ये 3 मोल ऑफ AgCl प्रोवाइड करता है। लेकिन वही कॉम्प्लेक्स जब ये पर्पल कलर में होता है तो वैसे केस में 2 मोल AgCl प्रोवाइड करता है। वही कॉम्प्लेक्स जब ये ग्रीन कलर का जब होता है तो वैसे केस में ये 1 मोल AgCl प्रोवाइड करता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो रिएक्शंस थे ये 1850 1860 तक एक्सप्लेन्ड नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके केमिकल कंपोजिशंस ऑलमोस्ट सेम थे, क्योंकि इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंट नहीं था। लेकिन जब ये AgNO3 के साथ जब ये रिएक्ट करते थे तो AgCl के अलग अलग अमाउंट को प्रोवाइड करते थे। तो अलग अलग अमाउंट मिलने का ये मतलब हुआ कि इनके केमिकल कंपोजिशंस डिफर कर रहे हैं, और इस चीज़ को उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो सबसे ज़्यादा इसको डिस्कवर कर रहे थे कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है, इसको हम इनके बॉन्डिंग्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग था, कोवैलेंट बॉन्डिंग था, उनके हेल्प से इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व नहीं किया जा सकता था। तो उस समय ही वर्नर ने इसको सबसे पहले रिसॉल्व किया था, जिसके लिए उनको कि फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। तो वर्नर ने जो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है तो वो एक्चुअली अपने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के फॉर्म में उन्होंने किया। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे
इनका जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि अभी तक के साइंटिस्ट ने बतलाया था, वही चीज इन्होंने भी कहा कि इनके जो सेंट्रल एटम होंगे वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वो अल्कली या अल्कलाइन से रिलेटेड नहीं होगा, वो ट्रांजिशन ग्रुप का मेटल होगा। ट्रांजिशन ग्रुप बोलने का मतलब हुआ कि हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पीरियड नंबर 3 to 12 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 3 to 12 पीरियड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल आज के डेट में बोला जाता है। जिसका कारण है कि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, यानी इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने के कारण जो सेंट्रल एटम होगा, जो मेटल एटम होगा, वो दो तरह के वैलेंसीज को शो करेगा। यानी अभी तक जो कि सिंगल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आता था, अब वर्नर डबल वैलेंसी को लेकर के यहाँ पे आते हैं, यानी एक ही समय में एक मेटल एटम दो तरह के वैलेंसीज को शो करेगा, जिसमें से हम एक वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी हम बोलेंगे और दूसरे वैलेंसी को उन्होंने नाम दिया था सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड होगा किसी भी एलिमेंट के, वो किसी भी एलिमेंट या जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड होगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो उसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल से रिलेटेड होगी। यानी जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होगा उससे जो भी एटम्स अटैच्ड होंगे उस सेंट्रल एटम से वो आयोनाइज हो सकते हैं जरूरत पड़ने पे। यानी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो प्राइमरी वैलेंसी वाले जो भी ग्रुप्स या एटम्स जो अटैच्ड हैं उस सेंट्रल मेटल के साथ वो आयोनाइज्ड हो सकते हैं। लेकिन जो भी सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू जो जुड़ेंगे वो एक सॉलिड बॉन्ड फॉर्म करेंगे और उस केस में उनका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, और वैसे ग्रुप्स को ही इन्होंने आगे चल करके नाम दिया था लिगैंड। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी इज metal atoms are bound to either anion or neutral molecules having lone pair are called complex। यानी उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स हम उनको बोलेंगे जिसमें कि मेटल एटम एक एनायन के साथ जुड़ता हो या फिर वो एक न्यूट्रल यूनिट के साथ जुड़ता हो। वो न्यूट्रल ग्रुप हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगा कि उसके पास एटलीस्ट वन डोनेटेबल लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस्ड है एसिड बेस वाले टॉपिक में। दूसरा पोस्टुलेट्स इन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू देयर एम्प्टी और वैकेंट डी ऑर्बिटल। द थर्ड पोस्टुलेट्स इज central metal atoms have two different kinds of valency named as primary valency and secondary valency. Primary valency is completely related with the oxidation number of that particular central atom, and the secondary valency is related with the empty d orbital values. So secondary valency basically उसके सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को फॉलो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी सेंट्रल एटम से कितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हो सकते हैं चारों साइड में। यानी एक एटम के चारों साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप अटैच्ड हो सकते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसको मैं समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ कि अगर मैंने एक बीच में अगर मैंने एक कॉस्को बॉल लिया और उसके चारों साइड में अगर मैं कई कॉस्को बॉल्स को अगर मैं लगाता हूँ, तो जितने नंबर ऑफ कॉस्को बॉल को हम उस एक बॉल के चारों तरफ फिट कर सकते हैं वो उस सेंटर वाले कॉस्को बॉल का ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यानी अगर हम उस बीच वाले कॉस्को बॉल को अगर हटा दें और उसकी जगह एक फुटबॉल अगर अप्लाई कर दें तो फुटबॉल का साइज बड़ा होगा, तो वैसे केस में उसके चारों तरफ लगने वाले जो भी छोटे छोटे कॉस्को बॉल्स होंगे उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। यानी अगर सेंट्रल एटम अगर लार्जर साइज का होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, और अगर सेंट्रल एटम अगर स्मॉलर साइज का अगर होगा तो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स कम होंगे। यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी को जो वर्नर ने जो एक्सप्लेन किया था ये बेसिकली सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को फॉलो करता है। और जो ये सेंट्रल एटम के साथ जो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण जो भी ग्रुप्स या अगर कोई एटम न्यूट्रल एटम आकर के जो ऐड होगा वो आयोनाइज्ड नहीं हो सकता, वो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होगा। नॉन आयोनाइजेबल पार्ट इट मींस दिस पार्ट, जिसको कि हम लोग आगे चल करके कोऑर्डिनेट स्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है इसको हम कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलते हैं, और जो ये नंबर आप यूज करते हो इसी को हम कोऑर्डिनेट नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आयरन के चारों तरफ 6 CN ग्रुप्स जो हैं वो चारों तरफ से सराउंडेड हैं।
तो जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ये इसके सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करता है। वहीं पे हमारा Cn चूंकि निगेटिव चार्ज वाला है तो 6 निगेटिव एंड 4 पॉजिटिव, तो हमारे पास बच रहे हैं कितने, 2 निगेटिव। तो ये हमारा जो आयरन है यहाँ पर ये +2 पे काम कर रहा है, यानी इसकी प्राइमरी वैलेंसी +2 है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्म। सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स के शेप को एक्सप्लेन कर सकता था वर्नर का थ्योरी उस समय, क्योंकि उस समय तक के जितने भी थ्योरीज दिए गए थे वो सिर्फ सेंट्रल एटम को एक्सप्लेन करते थे, बाकी शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करते थे। वर्नर के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए चलिए हम इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर मैं ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स जिसको हम हेक्सोल बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें वर्नर के अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पर जो 3 जो क्लोरीन एटम्स हैं ये इस कोबाल्ट के प्राइमरी वैलेंसी के कारण जुड़ा हुआ है, यानी कोबाल्ट यहाँ पे +3 वैलेंसी को शो कर रहा है हमारा। तो जो भी कोबाल्ट के साथ प्राइमरी वैलेंसी से जो जुड़ा होगा हमारा क्लोरीन, उसको प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे और उनको डॉटेड लाइन से एक्सप्लेन करते हैं। कई बार ये चीज़ दिमाग में आता है कि जब ये प्राइमरी वैलेंसी है तो इसको डॉटेड क्यों बोला जाता है। इसका कारण ये है कि ये आयोनाइजेबल पार्ट है। जैसे ही आप इसको एक्वस मीडियम में आप डालोगे तो जो ये क्लोराइड आयन है ये आयोनाइज हो जाएगा। तो जो सेंट्रल एटम के साथ जो आयोनाइजेबल पार्ट जो ऐड होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्नर ने डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया था। वहीं पे जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सॉलिड लाइंस का यूज किया था। जैसे अब ये 6 जो NH3 होंगे वो इसके साथ NH3 कुछ इस तरह से अटैच्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आप इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को देख रहे हो तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं और जो बाकी जो 6 NH3 ग्रुप्स हैं जो लोन पेयर कंटेनिंग है इनको हम लिगैंड्स बोलते हैं। इनके बारे में अगले डिस्कस करूंगा मैं अभी आगे। तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हमारे पास 4K+ है और फिर बाकी अंदर में जो ये ग्रुप मिला हुआ है, तो जो Fe है ये इसके 6 साइनाइड ग्रुप्स हैं जो कि उसके सेकेंडरी वैलेंसी के साथ ऐड हैं। तो ये सारे Cn को हम सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये सब सेकेंडरी वैलेंसी है आपका। और इस टोटल के ऊपर आप देखोगे कि चूंकि ये 4+ है और ईच Cn हमारा एक निगेटिव होता है, तो 3 and 3 6 निगेटिव एंड 4 पॉजिटिव। तो हमारे पास अब है कि ये भी हमारा 2 वैलेंसी पे काम करेगा, तो ये हमारा टोटल चार्ज 4- होगा। इस आयन को काउंटर आयन बोला जाता है और इस स्फीयर को हम कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलते हैं। ये हमारा सेंट्रल एटम है और जो ये एडेड हैं इनको लिगैंड्स आर दोज न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पीशीज व्हिच हैव एट लीस्ट 1 डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमारे जो लिगैंड्स होंगे वो एक या तो न्यूट्रल स्पीशीज होंगे या फिर एक चार्ज्ड स्पीशीज होंगे, लेकिन उनका जो एक मेन कैरेक्टर होगा वो ये होगा कि एट लीस्ट 1 डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उनके पास एक कम से कम ऐसा डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ एक ऐसा पेयर हो इलेक्ट्रॉन्स का जो डोनेटेबल हो, जिसको कि वो दे सके। और वैसे ग्रुप्स को, वैसे चार्ज स्पीशीज को यहाँ पे हम लिगैंड्स के नाम से जानते हैं। ये लिगैंड्स अपने नेचर के अकॉर्डिंग टू कई डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे आपको, जिसमें मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, जिसको कि आगे चल के हम पॉलीडेंटेड लिगैंड्स बोलते हैं। कुछ एक चिलेट्स होते हैं, कुछ साइक्लिक लिगैंड्स होते हैं। तो ये कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स हमको मिलते हैं। इन लिगैंड्स में मैंने यहाँ पे कुछ एक लिया हुआ है, जिसमें कि मैंने मोनोडेंटेड का एग्जांपल लिया है NH3। तो आप अगर NH3 के अगर बॉन्डिंग को अगर देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन्स एडेड हैं और इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है ये आपका डोनेटेबल लोन पेयर होता है, यानी ये सेंट्रल एटम को प्रोवाइड किया जा सकता है। इसलिए खुद अमोनिया यूनिट यानी हमारा जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये एक लिगैंड की तरह एक्ट करता है।
वैसे ही H2O के साथ होता है, वैसा ही Cl माइनस के साथ होता है, वैसा ही Cl माइनस के साथ होता है, OH माइनस के साथ होता है। तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगैंड हैं। वहीं पे इथिलीन डाइअमीन जिसको हम बोलते हैं वो एक बाइडेंटेड लिगैंड्स होता है। इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन इथ इट मींस 2 कार्बन कंपाउंड है, डाइअमीन यानी 2 अमीन ग्रुप है यहाँ पे। जैसे तो CH2 CH2 NH2 एंड हियर आल्सो NH2। तो जो ये वाला ग्रुप है इसमें ये वाला भी नाइट्रोजन हमारा लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ये वाला भी नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो कार्बन, इस यूनिट में कार्बन हमारा कार्बन के साथ एडेड है, जो कि एक हाइड्रोजन, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है, ये हमें पता है। ये हमारा नाइट्रोजन के साथ है। अब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ओके, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो नाइट्रोजन जो हमारा ट्राईवैलेंट है ये तो सही है, लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। तो उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में जा रहा है, लेकिन ईच नाइट्रोजन के पास एक पेयर बचा हुआ है। तो जो ये पेयर बचा हुआ है यही हमारा डोनेटेबल पेयर है, जो कि सेंट्रल एटम को प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए इस लिगैंड को भी हम बाइडेंटेड लिगैंड्स बोलते हैं, क्योंकि इसके 2 स्पॉट पे लोन पेयर अवेलेबल हैं जो कि सेंट्रल एटम को प्रोवाइड किया जा सकता है। वहीं पे इस अमोनिया के पास 1 है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें H2O, तो आप कहोगे सर इसके पास तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, सो देयर वैलेंस ऑर्बिट कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस ऑर्बिट, यानी उसके वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 तो बॉन्डिंग इधर इधर बना रहा है, और जो बाकी 4 बच रहे हैं वो कहाँ पे हैं, तो इधर है। तो इसके पास 2 डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 लोन पेयर है जो डोनेट होगा। तो क्या ये बाइडेंटेड लिगैंड होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे लोन पेयर को प्रोवाइड ही नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ही लोन पेयर को प्रोवाइड कर सकता है। ये इसकी मतलब इसका अपना ऑन प्रॉब्लम है कि ये दूसरे लोन पेयर को नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे लिए मोनोडेंटेड लिगैंड होगा। मेरा ये कहना है कि उसके पास कितने लोन पेयर हैं इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कितने लोन पेयर को वो प्रोवाइड करता है। तो जितने ही लोन पेयर को वो प्रोवाइड करेगा वही उतना वो मोनोडेंटेड लिगैंड। अगर 1 पेयर को प्रोवाइड कर रहा है तो मोनोडेंटेड, 2 पेयर्स को कर रहा है तो बाइडेंटेड, कुछ एक एम्बीडेंटेड बोला जाता है जिसमें कि 2 अलग अलग ग्रुप्स पर से वो कर सकते हैं। जैसे एम्बीडेंटेड लिगैंड्स बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर एक ही ग्रुप HCN और NCS की बात करूं तो यहाँ पे N हमारा लोन पेयर प्रोवाइड की तरह एक्ट कर सकता है, वहीं पे सल्फर भी कर सकता है। तो कुछ एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आइदर 1 पोजीशन एक्वायर कर लेंगे, यानी जैसे कि ये ग्रुप है, ये नाइट्रोजन से लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है या फिर सल्फर से कर सकता है। तो ऐसों को हम एम्बीडेंटेड बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। तो इस तरह से वर्नर ने बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया था कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का। तो क्या वर्नर के सारे कॉम्प्लेक्स जो भी उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो नहीं। इनके भी थ्योरीज न तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते थे कॉम्प्लेक्स के, न तो कलर को एक्सप्लेन कर सकते थे वर्नर थ्योरी के हेल्प से, और न ही हम ये बता सकते थे कि क्यों सोडियम और पोटासियम जैसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। तो इन सारे डाउट्स को वर्नर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इनको फिर फर्दर के थ्योरीज, जिसमें पहला आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें कुछ एक एक्सप्लेन किया गया। फिर और ज़्यादा एडवांस करके हम लोग उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT जिसको बोलते हैं, वहाँ फिर फर्दर और आगे LFT, अलग अलग वीडियोज़ में मैं लेके आता रहूँगा इन सारे वीडियोज़।